गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है यूएस डंकी राउट। ये टॉपिक आपकी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एनआईए ने जो है इंटेंसिफाई कर दी हैं अपनी इन्वेस्टिगेशंस ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स जो कि डंकी राउट को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो डंकी राउट क्या है? एक इलीगल इमिग्रेशन पैथवे है जो कि इंडियन माइग्रेंट्स यूज़ करते हैं यूएस पहुंचने के लिए। अब इस प्रोब में ये देखा गया है कि एक इंट्रिकेट वेब है ट्रैफिकर्स का, एजेंट्स का, फेक वीज़ा कंसल्टेंसीज का और इंटरनेशनल कॉन्ड्यूट्स का। ठीक है, तो डंकी का मीनिंग क्या है? बेसिकली एक लॉन्ग इलीगल डेंजरस माइग्रेशन राउट जिसमें बहुत सारी कंट्रीज की बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ता है। बहुत से डेंस फॉरेस्ट आते हैं, रिस्क रहता है असॉल्ट का, एक्सटॉर्शन का, एनिमल अटैक्स का, डार्क डेंजरस पाथवेज होते हैं जो यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर। तो क्रिमिनल गैंग्स जो ऑपरेट करते हैं मैक्सिको यूएस बॉर्डर पर, वो ही उन्होंने अपना प्राइमरी बिजनेस ड्रग ट्रैफिकिंग की बजाय ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरफ शिफ्ट कर दिया है। और लगभग $6,000 पर पर्सन वो चार्ज करते हैं इस चीज़ के लिए। तो एजेंट्स जो है वो पैसेंजर्स को जो है पैसेंजर्स जो है उनको 40 लाख से 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ के आसपास पैसे देते हैं ताकि निकारागुआ के थ्रू जो है वो यूएस में एंटर कर सके। अब 2023 के आंकड़े ये हैं कि 96,000 प्लस, मतलब ऑलमोस्ट 97,000 इंडियंस जो हैं उनको या तो पकड़ा गया था या एक्सपेल कर दिया गया था यूएस बॉर्डर से। और प्यू रिसर्च के हिसाब से लगभग 7 लाख अनडॉक्यूमेंट इंडियंस जो हैं वो यूएस में रह रहे हैं। एजेंट्स जो हैं वो कनाडा के थ्रू भी भेजते हैं। क्या करते हैं वो? डमी कैनेडियन कॉलेजेस में एडमिशन करवा देते हैं और फिर उसके थ्रू ही जो है यूएस में इलीगली स्टैंड कर देते हैं स्टूडेंट्स को। तो एक इंटरनेशनल सिंडिकेट बन चुका है ये ह्यूमन ट्रैफिकर्स का, जिसमें 260 कॉलेजेस जो हैं कनाडा के इन्वॉल्व हैं और वो इलीगल इमिग्रेंट्स को कनाडा के रूट के थ्रू यूएस में भेजते हैं। तो अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? ऑफ कोर्स क्योंकि ट्रांसनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो रिस्क है कि टेरर इन्फिल्ट्रेशन या फाइनेंशियल क्राइम्स भी होंगे। इंडिया की इमेज एज अ टॉप सोर्स ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स जो है वो बायलैटरल रिलेशंस जो है यूएस और कनाडा से खराब कर सकती है। माइग्रेंट्स जो हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस को भी फेस करते हैं, तो इसलिए ऑफकोर्स उनके बेसिक ह्यूमन डिग्निटी भी वायलेट हो रही है। तो डंकी राउट एक राउट ही नहीं है बल्कि एक सिम्टम है कि डीप सोशो इकोनॉमिक डेस्परेशन और सिस्टमिक रेगुलेटरी फेलियर्स का। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 5 साल के पॉज के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा से रिज्यूम हुई है और 750 पिलग्रिम्स को सिलेक्ट किया गया था, एमईए द्वारा उनको भेजा गया है। ठीक है, तो कैलाश माउंट कैलाश क्या है? 6638 मीटर्स हाइट का फ्रॉम दी ऑफ कोर्स सी लेवल, तिब्बत के नगारी प्रिफेक्चर में है ये लोकेटेड, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के पास। तो और ये डीप रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखता है, नॉट जस्ट फॉर हिंदूज बट बुद्धिस्ट, जैन्स और तिब्बतन बॉन्ड फॉलोअर्स ऑल्सो। कहा जाता है कि ये हिंदूज कहते हैं कि ये शिवा का अबोर्ड है, जैन्स कहते हैं कि इनके फर्स्ट लीडर का यहाँ पर एनलाइटमेंट हुआ था, बुद्धिस्ट तो इसको कहते हैं कि ये यूनिवर्स का सेंटर है, और बॉन्ड ट्रेडिशंस कंसिडर करते हैं इसको होम ऑफ द स्काई गॉडेस सिपामेन। ओके, तो साउथ ऑफ द माउंटेन पर 2 लेक्स आपके लाई करती हैं, फ्रेश वाटर मानसरोवर लेक और सॉल्ट वाटर राक्षस तल। ओके, जो दोनों स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस को सेंट्रल हैं। माउंट कैलाश एक सोर्स है 4 मेजर रिवर्स का भी, ब्रह्मपुत्रा, इंडस, सतलज और करनाली। तो इसको कई सालों से रिवर्ट माना जाता है, लेकिन कैलाश मानसरोवर जो है वो एक मेन स्ट्रीम पिलग्रिमेज साइट नहीं थी ऑर्डिनरी इंडियंस के लिए जब तक 20th सेंचुरी तक। तो तिब्बतोलॉजिस्ट का कहना है कि अर्ली हिंदू और बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहते थे कि कैलाश इतना डिवाइन प्लेस है कि वो सिर्फ एडवांस स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स को ही एक्सेसिबल रहता है। और लेकिन ये 1904 में चेंज हुआ जब तिब्बत जो है वो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के लिए ओपन हुआ। चार्ल्स शेरिंग जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, उन्होंने सबसे पहली बार 1905 में विज़िट किया कैलाश को। उनके जो है एफर्ट से पॉपुलराइज हुआ लिपुलेख पास राउट, और 1930 तक लगभग 730 इंडियन पिलग्रिम्स जो है वो एनुअली वहाँ पर जाने लगे। ये कब तक होता रहा? जब तक चाइना ने तिब्बत पर इलीगल इनेक्सेशन नहीं किया 1950 तक में, और पिलग्रिमेज फिर बंद कर दी गई और उसके बाद दोबारा 1981 में रिज्यूम हुई है। अब कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है उसमें 2 तरह के ट्रैक होते हैं। एक तो 90 किलोमीटर की सरकम एम्बुलेशन है लेक मानसरोवर की, जिसमें 3 से 5 दिन लगते हैं, या फिर जो टफर पार्ट है वो है 52 किलोमीटर की सरकम एम्बुलेशन माउंट कैलाश की, जिसमें 3 दिन लगते हैं। तो अब तो न्यू मोटरेबल रोड्स आ चुकी हैं, तो ट्रैकिंग जो है इंडियन साइड की, वो जो 27 किलोमीटर की होती थी 2019 में, वो अब सिर्फ 1 किलोमीटर की रह गई है 2025 में। नथुला राउट जो है वो 2015 में ओपन हुआ, वो एक और इवन ईजियर जर्नी देता है। पिलग्रिम्स जो हैं वो पूरी जर्नी 1500 किलोमीटर स्ट्रेच की नथुला से मानसरोवर की बाय कार या बस में कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं महाराष्ट्र अर्बन माओइज्म बिल। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए और गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो महाराष्ट्र असेंबली ने स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024 जो कि अर्बन माओइज्म को या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को टारगेट कर रहा है उसे पास कर दिया है। ये क्रिमिनलाइज करता है एक्टिविटीज़ जैसे कि डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर या इनकरेजिंग लॉ डिसोबीडियंस, और ये इवन प्रॉपर्टी की फीचर भी अलाउ करता है इवन बिफोर कन्विक्शन। तो अर्बन माओइज्म क्या है? ये सीपीआई माओइस्ट की एक स्ट्रेटजी है कि अपने इन्फ्लुएंस को सिटीज़ में बढ़ाएं, स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करें, इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेशनल्स, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को जो है वो इन्फ्लुएंस करके अपनी जो है वो आइडियोलॉजी जो है वो उनके माइंड में डालें। ठीक है, इनके मेथड्स क्या होते हैं? वो एनजीओज़ को क्रिएट करते हैं, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, मीडिया कैंपेन्स करते हैं, पॉलिटिकल और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस में इन्फिल्ट्रेट कर लेते हैं साइलेंटली। इनके सपोर्टर्स जो है वो आर्म्ड इंसर्जेंट्स नहीं है, बल्कि वो इंटेलेक्चुअल, फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल हेल्प देते हैं। 2004 की सीपीआई माओइस्ट की स्ट्रेटजी थी, स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। उसमें उन्होंने कहा कि डायरेक्ट आर्म्ड स्ट्रगल की बजाय आप अर्बन बेसिस अपने बिल्ड करो, इंटेलेक्चुअल, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और माइनॉरिटीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, सीक्रेट अलायंसेस बनाओ पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के साथ या फिर बाकी के एंटी स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और इन्फिल्ट्रेट कर लो मास ऑर्गेनाइजेशंस अपनी सीक्रेसी मेंटेन करते हुए। तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन ने रिवील किया है कि जो मॉइस्ट हैं इनका पीएफआई जैसे ग्रुप्स के साथ लिंक रहता है। और अब थ्रेट्स, चैलेंजेस क्या हैं? ट्रेडिशनल माओइस्ट एक्टिविटी जो है वो रूरल बेल्ट्स में कंसंट्रेटेड है, लेकिन जो अर्बन सपोर्ट नेटवर्क्स हैं यही उनको सस्टेन करते हैं। तो अथॉरिटीज़ क्लेम करती हैं कि अर्बन माओइस्ट जो हैं वो प्रोटेस्ट मूवमेंट्स का यूज़ करते हैं, एनजीओज़ का, लीगल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं स्टेट पॉलिसी और लॉ इन्फोर्समेंट को अंडरमाइन करने के लिए। इनको आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये लीगल कवर्स के अंदर ऑपरेट करते हैं, जैसे अकेडमिया, एक्टिविस्ट या जर्नलिस्ट बनकर ये जो है ऑपरेट करते हैं। अर्बन नक्सलिज्म को हम ऐसे कहते हैं कि नक्सलिज्म माइनस AK-47 है। ये एक फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है जिसमें बैटलफील्ड आपकी मीडिया, पॉलिटिक्स और पब्लिक परसेप्शन है। तो अब जो ये बिल है, स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल, ये एम्पावर कर रहा है गवर्नमेंट को कि वो डिक्लेयर कर सके कोई ऑर्गेनाइजेशंस को अनलॉफुल और पेनलाइज कर सके इंडिविजुअल्स जो कि उनसे लिंक्ड हैं। ठीक है, ये यूएपीए के ऊपर मॉडल्ड है, लेकिन इसमें ब्रॉड रेंज ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो है वो कवर की गई हैं। अब महाराष्ट्र का जो बिल है इसमें अगर अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है? डिसरप्टिंग पब्लिक ऑर्डर, वायलेंस, डिसोबीडियंस टू लॉ, एडिंग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। ये प्रिस्क्राइब करता है 2 से 7 साल की जेल, फाइन्स फॉर मेंबरशिप, फंड रेजिंग और मैनेजिंग सच ऑर्गेनाइजेशंस। गवर्नमेंट जो है वो फोरफीट कर सकती है प्रॉपर्टीज अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशंस की इवन बिफोर ट्रायल विद अ 15 day नोटिस। अनलाइक यूएपीए एंड पीएमएलए, महाराष्ट्र का बिल यूज़ करता है वेग टर्म्स जैसे कि प्रैक्टिसिंग डिसोबीडियंस और डिस्टरप्टिंग कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से जो है फेयर्स आ रहे हैं कि ये किसी भी तरह के लेजिटिमेट प्रोटेस्ट को भी क्रिमिनलाइज कर सकता है। और क्रिटिक का कहना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस को डायल्यूट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया। आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में ऐड कर लिया गया है। इंडिया की 44th प्रॉपर्टी बनी है जिसको ये रिकग्निशन मिला है। तो 17 से 19 सेंचुरी के बीच में ये बनाए गए थे फोर्ट्स। 12 फोर्ट्स का ये नेटवर्क है जो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्प्रेड हुआ पड़ा है, और कई तरह की डाइवर्स टेरेन्स में ये फोर्ट्स लोकेटेड हैं, कोस्टल से लेकर हिल टॉप तक। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया जो है अपने आप को रीपोजिशन कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट वेव ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वो ड्राइव कर सकें। तो ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया क्या है? ऑटोनॉमस सोसाइटी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर। ये प्रमोट करते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंट्री और इंप्लीमेंट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम। फैसिलिटेट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट, कंप्लायंस, नर्चर कर रहे हैं पैन इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम, और प्रोवाइड करते हैं प्लग एंड प्ले ऑफिस स्पेस विद आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स, कंज्यूमेबल्स एंड अदर गुड्स जो कि नेसेसरी हैं सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के लिए। इंश्योर कर रहे हैं कंप्लायंस विद एक्सपोर्ट रेगुलेशंस। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड बैंक जो है ताइवान का, उसने सीटीबीसी बैंक, इसने ये लेटेस्ट बना है अप्लाई करने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी में अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी है क्या? एक स्टेचुटरी अथॉरिटी
इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी एक्ट के अंडर बनाई गई है। यूनिफाइड अथॉरिटी है डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। और प्रायर टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IFSCA, इस पहले जो डोमेस्टिक फाइनेंशियल रेगुलेटर्स होते थे जैसे RBI, SEBI, PFRDA, IRDA, ये सब रेगुलेट करते थे बिजनेस IFSC में। लेकिन ये जो IFSCA है ये हेडक्वार्टर्ड है गिफ्ट सिटी में ही, गांधीनगर में, गुजरात में। और इसमें 9 मेंबर्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और इसमें जो चेयरपर्सन के अलावा एक मेंबर जो है वो RBI, SEBI, IRDA और PFRDA ईच से भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आस्त्रा मिसाइल। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली कंडक्ट किए हैं फ्लाइट टेस्ट ऑफ आस्त्रा मिसाइल। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इक्विप्ड है ये इंडिजिनस रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से। इसकी रेंज एक्सीड करती है 100 किलोमीटर्स और इक्विप्ड है ये स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस एंड नेविगेशन सिस्टम से। मोर देन 50 पब्लिक एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग HAL जो है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इसको बनाने में। तो टारगेट्स क्या अचीव हुए हैं? 2 लॉन्चेस कैरी आउट किए गए हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल टारगेट्स के साथ के अगेंस्ट एट डिफरेंट रेंजेस, और सभी सब सिस्टम्स ने एज पर एक्सपेक्टेशंस परफॉर्म किया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आकाश मिसाइल। तो ये टॉपिक भी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ब्राज़ील ने इंडिया के साथ जो नेगोशिएशंस थे आकाश मिसाइल प्रोक्योर करने के लिए वो हॉल्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो आकाश मिसाइल सिस्टम क्या है? एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, इंडिजिनसली डिजाइंड और डेवलप्ड है ये DRDO द्वारा। ये सॉलिड फ्यूल रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम फीचर करता है जिसमें कि मैक 2.5 तक की स्पीड आप ये अचीव कर सकते हो। ऑपरेशनल रेंज इसकी 4.5 से 25 किलोमीटर के बीच में है और ये ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अप टू 18 किलोमीटर पर टारगेट कर सकता है। कमांड गाइडेंस, डिजिटल ऑटो पायलट, सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म्स इसमें इंक्लूडेड है। इसकी किल प्रोबेबिलिटी 88% रहती है अगर सिर्फ एक मिसाइल यूज़ करें, और अगर 2 मिसाइल फायर किए तो ये 99% तक पहुंच जाती है। आकाश वेपन सिस्टम साइमल्टेनियसली एंगेज कर सकता है मल्टीपल टारगेट्स को ग्रुप मोड में और ऑटोनॉमस मोड में। फुली ऑटोमेटिक है। एंटायर वेपन सिस्टम को मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर भी कन्फिगर किया जा चुका है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं संचार मित्र स्कीम। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने संचार मित्र स्कीम नेशन वाइड जो है वो रोल आउट कर दी है। ये बेसिकली क्या है? संचार मित्र कौन है? स्टूडेंट वॉलंटियर्स जो कि एम्पावर्ड हैं कि वो अवेयरनेस जनरेट कर सकें अमंग पब्लिक अबाउट की टेलीकॉम इश्यूज़। तो ये डिजिटल सेफ्टी, साइबर फ्रॉड प्रिवेंशन, EMF रेडिएशन कंसर्न्स के बारे में अवेयरनेस जनरेट करेंगे। और पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स को कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी जैसे 5G, 6G, AI, साइबर सिक्योरिटी का एक्सपोजर मिलेगा। इनको नेसेसरी ट्रेनिंग दी जाएगी एक्सपर्ट्स द्वारा, नेशनल कम्युनिकेशन अकेडमी टेक्नोलॉजी और डॉट के मीडिया विंग द्वारा। पार्टिसिपेंट्स को पीरियडिकली असेस भी किया जाएगा और इनको एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी इंटर्नशिप्स के थ्रू या नेशनल टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स के थ्रू या हाई लेवल फोरम्स में पार्टिसिपेट करने की। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज और गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रही है कि नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज जो अभी हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आता है उसको जॉइंट सुपरविजन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री और IRDA के अंडर डाल दिया जाए। तो नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज क्या है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने इसको बनाया था नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के थ्रू, और IRDA के साथ कंसल्टेशन करके इसे बनाया गया ताकि स्ट्रीमलाइन और स्टैंडर्डाइज हो सके हेल्थ इंश्योरेंस की क्लेम प्रोसेसिंग। ये एक गेटवे है for exchanging health claim information among insurers, थर्ड पार्टी ऑडिटर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, बेनिफिशरीज। तो इसमें होता क्या? प्रोवाइडर्स जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं कि उनकी कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट जो है कवर्ड है इंश्योरेंस से या नहीं। हॉस्पिटल्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं अप्रूवल फ्रॉम इंश्योरेंस। प्रोवाइडर्स अपने एस्टिमेट ऑफ बेनिफिट्स मांग सकते हैं, और अगर कोई क्लेम नहीं पास हुआ है तो प्रोवाइडर्स जो हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिव्यू फॉर अ सोल्यूशन। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑपरेशन शिवा। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन आर्मी ने रिसेंटली ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया है एज पार्ट ऑफ देयर मल्टी टियर सिक्योरिटी सेटअप ऑनगोइंग अमरनाथ यात्रा को सिक्योर करने के लिए। तो ऑपरेशन शिवा जो है इंडियन आर्मी का मिशन है जिसमें स्मूथ और सिक्योर कंडक्ट ऑफ अमरनाथ यात्रा इनका एम है। क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ की जा रही है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और CAPFs के साथ। तो एम है कि रॉबस्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर दिया जाए अलॉन्ग बोथ दी नदर्न एंड सदर्न यात्रा राउट्स। लगभग 8500 ट्रूप्स इसमें डिप्लॉयड हैं। UAVs जो हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं रेगुलर मिशंस पे, और लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है यात्रा राउट्स की और होली केव की। और लाइव ट्रैकिंग हो रही है यात्रा कॉन्वॉयज की बिटवीन जम्मू एंड होली केव। आर्मी जो है वो कांस्टेंट सिचुएशनल अवेयरनेस भी मेंटेन कर रही है, ठीक है, थ्रू हाई रेजोल्यूशन कैमराज ऑन ड्रोन फीड्स, ओके। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is US donkey route. This topic is important for your security section. So ED and National Investigation Agency of India have intensified their investigations into human trafficking networks who are exploiting the donkey route. What is donkey route? It is an illegal immigration pathway which is used predominantly by Indian migrants to reach the US. So the probe has revealed that there is an intricate web of traffickers, agents, fake visa consultancies, and international conduits, and it is having grave implications for national security, human rights, and foreign relations. So, this donkey route refers to long, illegal, and often dangerous migration routes involving multiple country border crossings. So, these migrants face dense forest, risk of assault, extortion, animal attacks, dangerous tunnels along under the US Mexico border. Okay, these criminal gangs operating in the vicinity of the Mexico US border, they have shifted their primary business from drug trafficking to human trafficking now, and they charge about 42 lakh to 1.25 crore rupees. And send these migrants through Nicaragua bound flights through Europe. And as per data, 2023, 97,000 Indians were caught or expelled at the US border. And Pew Research data says that about 7 lakh undocumented Indians are living in the US. So agents arrange admissions in dummy colleges of Canada also, and then these students are made to cross into the US illegally. And ED probe has found out that at least 260 colleges in Canada are issuing student visas to illegal immigrants to take the Canadian route to the US. So it has implications for national security because transnational criminal networks are involved in this. There is also diplomatic concerns regarding India's image as a top source of undocumented migrants, which can strain relations between India and US and Canada. Okay, migrants are also facing extreme conditions, so therefore it violates their basic human dignity. So this donkey route is not just a route; it is a symptom of deep socio-economic desperation and systemic regulatory failures. Okay. So the next topic is Kailash Mansarovar Yatra. This topic is important for your art and culture section. So after a 5-year pause due to COVID and India-China bilateral relations, the Kailash Mansarovar Yatra has resumed in 2025. And this year, 750 pilgrims were selected by the Ministry of External Affairs. And what is Mount Kailash? It rises 6638 meters in Tibet's Nagari prefecture near India and Nepal, and this holds deep religious importance for not just Hindus but also Buddhists, Jains, and Tibetan Bon followers. Hindus believe that it is Lord Shiva's abode. Jains see it as the site of their first leader's enlightenment. Buddhists call it as the universe center, and Bon traditions consider it as the home of the sky goddess Sipamin. So south of this mountain lies two lakes, freshwater Mansarovar Lake and saltwater Rakshasthal. Mount Kailash also serves as the source of four major rivers, Brahmaputra, Indus, Satluj, and Karnali. And it was revered for centuries. It is revered for centuries, but Mount Kailash was not a mainstream pilgrimage site for ordinary Indians until the early 20th century. Tibetologists note that early Hindu and Buddhist texts describe Kailash as a divine place which is accessible only to advanced spiritual practitioners. This changed after 1904 when Tibet opened up to British subjects. Charles Shering, who was the Almora's district collector, visited Kailash in 1905, and he helped popularize the Lipulekh Pass route. By 1930, around 730 Indian pilgrims made the journey annually until China's annexation of Tibet in 1950 led to its closure. The pilgrimage resumed in 1981. Okay. So Kailash Mansarovar pilgrimage involves two main treks. First is the 90-kilometer circumambulation of Lake Mansarovar, which takes about 3 to 5 days. Then there is also a tougher 52-kilometer circumambulation of Mount Kailash, which gets completed in around 3 days. So with new motorable roads, trekking on the Indian side has reduced from 27 km in 2019 to just 1 km in 2025. The Nathula route, which was opened in 2015, offers an even easier journey. Pilgrims cover the entire 1500-kilometer stretch from Nathula to Mansarovar by car or bus now. Okay. So the next topic is Maharashtra's Urban Maoism Bill. This topic is important for your governance and security section.
Maharashtra Assembly has passed this special public security bill targeting urban Maoism and left wing extremism. It criminalizes activities like disturbing public order and encouraging law disobedience. It also allows property forfeiture even before the conviction. So, what is urban Maoism? It refers to the CPI Maoist strategy of expanding its influence in cities by mobilizing students, intellectuals, professionals, and religious minorities. Their methods include creating NGOs, using protests, media campaigns, and infiltrating political and civil society organizations to weaken the state from within. These supporters may not be armed insurgents, but they are accused of aiding the movement through intellectual, financial, or logistical help. The 2004 document titled Strategies and Tactics of Indian Revolution guides CPI Maoists activities. It specifically directs cadres to build urban bases to support armed struggle in rural areas, mobilize intellectuals, students, professionals, and minorities, form secret alliances with these political parties and civil society groups, infiltrate mass organizations while maintaining secrecy. Official communications reveal links between Maoists and groups like PFI. So, these traditional Maoist activities concentrated in rural areas, but urban support networks help sustain them. Authorities claim that urban Maoists use protest, NGOs, and legal platforms to undermine state. Unlike armed insurgents, urban supporters operate under the legal covers like academia, activism, or journalism. Urban Naxalism is described as Naxalism minus AK-47, and it represents a form of fifth generation warfare where the battlefield includes media, politics, and public perception. So, this bill empowers the government to declare organizations unlawful and penalize individuals linked to them. It is modeled after the UAPA and it covers a broader range of unlawful activities targeting urban Maoist networks and alleged support structures within cities. So, this bill defines unlawful activity as an act disrupting public order, violence, disobedience to law, or aiding extremist organizations. It prescribes 2 to 7 years of jail and fines for membership, fundraising, or managing such organizations. Government can also forfeit properties. Okay, but the criticism is that this bill is using vague terms like practicing disobedience or disrupting communication. So therefore, there are fears that it could criminalize even legitimate protests, and it could dilute constitutional protections. So the next topic is Maratha military landscapes of India. This topic is important for your art and culture section. So recently, Maratha military landscapes of India got inscribed to the UNESCO World Heritage List, becoming the 44th property of India to receive this recognition. So it spans from 17th to 19th centuries. These are extraordinary network of 12 forts which demonstrate the strategic military vision and architectural ingenuity of Maratha Empire. These 12 forts are spread across the states of Maharashtra and Tamil Nadu. They are located across a range of diverse terrains from coastal outposts to hilltop strongholds. Okay. So the next topic is software technology parks of India. This topic is important for your economy section. So software technology parks of India is now repositioning itself to be able to drive the next wave of digital transformation. So software technology parks of India is an autonomous society under the Ministry of Electronics. It promotes software exports from the country and has been implementing the software technology park scheme and electronics hardware technology park scheme. It helps in facilitating software development, export, and compliance. It helps in nurturing pan India startup ecosystem. So it provides plug and play office space with IT infrastructure for software exporters. It facilitates duty-free imports of capital goods, consumables, and other goods necessary for software export. It also ensures compliance with export regulations. Okay. So the next topic is International Financial Services Centers Authority. This topic is important for your economy section. So largest privately owned bank in Taiwan, CTBC Bank, is the latest to apply to the IFSCA for setting up of IFSC banking unit in Gift City. So it's a what is IFSCA? It's a statutory authority established under the IFSCA Act of 2019. So IFSCA is basically a unified authority for the development and regulation of financial products, financial services, and financial institutions in the IFSC in India. So prior to the establishment of IFSCA, the domestic financial regulators, namely RBI, SEBI, PFRDA, and IRDA, regulated the business in IFSC. It is headquartered at Gift City, Gandhinagar in Gujarat, and it consists of 9 members appointed by the central government. This includes also the chairperson of the authority and members and one member each from RBI, SEBI, IRDA, and PFRDA. So the next topic is Astra missile. This topic is important for your security section. Recently, DRDO and Indian Air Force have successfully conducted the flight test of Astra missile. Astra missile is an indigenous beyond visual range
air-to-air missile, which is equipped with indigenous radio frequency seeker from Su-30 Mk1. So it has a range exceeding 100 kilometers, and it is equipped with state-of-the-art guidance and navigation systems. Uh, in addition to the laboratories of DRDO, more than 50 public and private industries, including HAL, have contributed towards its development. So during the tests, 2 launches were carried out against high-speed unmanned aerial targets at different ranges, and during all the tests, all subsystems performed as per the expectations. Okay. So the next topic is Akash missile. This topic is important for your security section. So in a blow to India's defense export efforts, Brazil has reportedly halted negotiations with India to acquire the Akash missile system. So what is Akash missile system? It's a short range surface to air missile system to protect vulnerable areas and vulnerable points from air attacks. It was indigenously designed and developed by DRDO. So it features a solid fuel ramjet propulsion system capable of reaching speeds of Mach 2.5 to 3.5. So it has an operational range of 4.5 to 25 kilometers, and it can engage targets at altitudes of up to 18 kilometers. This system uses command guidance and digital autopilot and includes self-destruct mechanisms also to minimize collateral damage in case of target miss. This system also boasts a kill probability of 88% with a single missile and up to 99% when fired in a salvo of 2. This weapon system can simultaneously engage multiple targets in group mode or autonomous mode. It is fully automatic with a quick response time from target detection to kill. The entire weapon system has been configured on mobile platforms. So the next topic is Sanchar Mitra scheme. This topic is important for your governance section. Department of Telecommunications have rolled out the Sanchar Mitra scheme nationwide to empower youth as digital ambassadors. So Sanchar Mitra scheme focuses on student volunteers designated as Sanchar Mitras. They will be empowered to raise awareness among the public about key telecom issues like digital safety, cyber fraud prevention, EMF radiation concerns. These participating students will have exposure to cutting edge telecom technologies like 5G, 6G, artificial intelligence, and cybersecurity. They will receive necessary training from experts from the fields and from the ANCAT and DOTS Media Wing. They will be assessed periodically also. They will be offered exclusive opportunities like internships, involvement in national telecom projects, and participation in high-level forums. So the next topic is National Health Claims Exchange. This topic is important for your governance section. Government is preparing to bring the National Health Claims Exchange, currently managed by the Health Ministry, under the joint supervision of Finance Ministry and the IRDA. So this exchange was developed by the Ayushman Bharat Digital Mission by the NHA in consultation with the IRDA. It aims to streamline and standardize health insurance claim processing. So it serves as a gateway for exchanging health claim information among insurers, third-party auditors, healthcare providers, beneficiaries. Okay, providers can verify if a treatment is covered by the insurance to avoid unexpected costs. The hospitals can request approvals from insurance before starting treatment. Providers can ask for an estimate of benefits for a treatment before it begins, and in case if a claim has issues, providers can also request for a review of this for a solution. So the next topic is Operation Shiva. This topic is important for your security section. Indian Army has recently launched Operation Shiva as part of the multi-tier security setup to secure the ongoing Amarnath Yatra. So this mission is launched by Indian Army to ensure smooth and secure conduct of the Amarnath Yatra. It is being carried out in close coordination with civil administration and CAPFs. The aim is to provide robust security architecture along both the northern and southern Yatra routes. Over 85 troops have been deployed. The UAVs are being deployed on regular missions, and live monitoring of Yatra routes and Holy Cave is being done. By implementing live tracking of Yatra convoys between Jammu and Holy Cave, Army is maintaining constant situational awareness through high resolution cameras and drone feeds. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.